हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट नर्सिंग ऑफिसर चैनल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल हमने आरआरबी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट 2026 के सेकेंड शिफ्ट के एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जहाँ से कल लेक्चर एंड हुआ था वहीं से आगे के क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट डिटेल में समझेंगे। इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेच्योर सिंड्रोम पीरियड आने से पहले होने वाले सिम्टम किस हार्मोन के लेवल में चेंज की वजह से होता है? ये हमारे किस में पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया। ओके बच्चों, तो क्या होता है पीएमएस? क्या होता है बेटा? पीएमएस पीरियड से 5 to 10 डेज पहले मतलब होता है। इस समय अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है? अचानक से ड्रॉप हो जाता है। इसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है? मूड स्विंग, ब्रेस्ट पेन, ब्लोटिंग, हेडेक एंड इरिटेबिलिटी जैसे पीएमएस सिम्टम देखने को मिलते हैं। और पीएमएस कब डेवलप होता है? पीएमएस जब होता है ल्यूटियल फेज के एंड में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में फ्लक्चुएशन, स्पेशली उनका सडन डिक्लाइन पीएमएस का इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम का प्राइमरी कॉज माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है मतलब कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम है? ऑक्सीटोसिन लेबर कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है? हेल्प करता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पीएमएस का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड जो आपका है बी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या करता है? जो ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर करता है और इसका भी पीएमएस से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑप्शन सी है जो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। इसका भी क्या है कि पीएमएस से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। तो जो इस क्वेश्चन के 7वें क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछा गया है? जब किसी पेशेंट को पैनिक अटैक आ रहा है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया? किसी पेशेंट को पैनिक अटैक आ रहा है तो जो वहां पे नर्स है उसका फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ए है। इसमें क्या है? एडमिनिस्टर स्टिमुलेंट मेडिकेशन, मतलब क्या स्टिमुलेंट मेडिसिन देना है। तो ये आपका ऑप्शन क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टिमुलेंट मेडिसिन एंजाइटी एंड हार्ट रेट को क्या करते हैं? और बढ़ा सकते हैं। ओके बेटा, इसलिए इसको हम नहीं दे सकते हैं। जो आपका ऑप्शन सी है इसमें क्या पूछा? इसमें क्या बोला है कि इंकरेज द पेशेंट टू रिकॉल पास्ट ट्रॉमा, मतलब उसको क्या करना? पुरानी ट्रॉमेटिक बातें याद करवाना है। ये भी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे पेशेंट की एंजाइटी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसमें ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में क्या है? लीव द पेशेंट एलोन टू काम डाउन। तो इसमें क्या है कि पेशेंट को अकेले छोड़ देना? नहीं, ये भी गलत है आपका। क्यों? क्योंकि पैनिक अटैक में पेशेंट को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रिमेन काम एंड स्टे विद द पेशेंट, मतलब कि खुद काम रहना है और पेशेंट के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि पैनिक अटैक में नर्स को पेशेंट के पास रहना चाहिए, काम रहकर बिल्कुल रिएश्योर करना चाहिए एंड डीप ब्रीथिंग में हेल्प करनी चाहिए। इससे पेशेंट को सेफ्टी फील होती है और पैनिक अटैक क्या होती है? उसकी डिक्रीज होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि एक 30 साल की प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको क्या हो रहा है? हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम है, यानी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा और बार बार क्या हो रहा है? ओमिटिंग हो रहा है। जिससे क्या हो सकता है? जिससे वर्निंग इंसेफेलोपैथी, मतलब कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ये होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट में कौन सा विटामिन देना सबसे जरूरी है कि जो ये रिस्क है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी का रिस्क क्या हो जाए? कम हो जाए। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होने का क्यों रिस्क है? क्योंकि लगातार वोमिटिंग की वजह से बॉडी में विटामिन B1 मींस थायामाइन की
कमी हो सकती है, जिससे क्या होने का रिस्क है बेटा, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होने का रिस्क है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ प्रिस्क्राइब ओरल फोलिक एसिड टैबलेट। तो ये क्या रहेगा आपका, गलत है। क्यों, क्योंकि फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ये क्या करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। ये वर्निक इंसेफेलोपैथी को प्रिवेंट नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। सेकंड क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, स्टार्ट विटामिन डी इंजेक्शन ओनली। ये भी आपका क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि विटामिन डी जो होता है बोन एंड कैल्शियम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस कंडीशन में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि सजेस्ट विटामिन सी सप्लीमेंट्स डेली। ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी एंड वुंड हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका वर्निक्स इंसेफेलोपैथी से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एडमिनिस्टर इंट्रावीनस थायमीन थेरापी। ये क्यों रहेगा, क्योंकि थायमीन विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से ही वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होती है, इसलिए हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम में आईवी थायमीन देना सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इससे क्या होता है कि जो उसको रिस्क था वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होने का, वो चांसेस जो क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बेटा, 11 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड होता है, ये आपका किससे है, सोशियोलॉजी से है। ओके, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल हैबिट एंड रूटीन। ये क्या है, ये आपका गलत रहेगा। क्यों, क्योंकि जो पर्सनल हैबिट एंड रूटीन होता है, ये इंसान की अपनी डेली हैबिट होती है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। सी में क्या पूछा गया, पीर ग्रुप ओपिनियन। ये भी आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। जो ऑप्शन सी है ये भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड या ग्रुप का इन्फ्लुएंस इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, डी है, डी फैमिली ट्रेडिशन एंड कस्टम। ये भी आपका क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। क्यों, क्योंकि फैमिली के रूल्स ट्रेडिशन एंड कस्टम भी क्या होते हैं, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के पार्ट होते हैं, ना कि आपके फॉर्मल सोशल कंट्रोल के पार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा, लॉ एंड ऑफिशियल रेगुलेशन। क्यों रहेगा, क्योंकि फॉर्मल सोशल कंट्रोल मींस क्या होता है कि सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट या ऑफिशियल अथॉरिटी के जो बनाए हुए लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनको क्या करना रहता है, फॉलो करना पड़ता है। इनको तोड़ने पर लीगल एक्शन या पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है, लॉ एंड ऑफिशियल रेगुलेशन, ये क्या है, ये फॉर्मल सोशल कंट्रोल के पार्ट है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के पार्ट क्या रहेंगे, फैमिली हो गए, फ्रेंड हो गए, सोसाइटी हो गई, ये सब आपके किस में आएंगे, इनफॉर्मल में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा गया है कि क्लिनिकल टीचिंग के टाइम स्टूडेंट को रियल पेशेंट के केसेस को डिस्कस और एनालाइज करके उनके डिसीजन लेने की एबिलिटी, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए सबसे इफेक्टिव टीचिंग मेथड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछ रहा है कि क्लिनिकल टीचिंग के टाइम जो स्टूडेंट है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए सबसे इफेक्टिव टीचिंग मेथड कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, फील्ड विजिट। ऑप्शन ए जो आपका रॉन्ग रहेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल कम्युनिटी को ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना इसका मेन पर्पज नहीं होता है। फील्ड विजिट में हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये भी आपका रॉन्ग रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें टीचर प्रोसीजर करके दिखाता है या कोई भी स्किल सीखने के लिए बेस्ट है, लेकिन इससे हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये बेस्ट नहीं होता है, इसलिए भी ये क्या करेगा, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, रोल प्ले मेथड। ऑप्शन नंबर सी है, रोल प्ले मेथड। ये भी आपका रॉन्ग रहेगा। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर प्रैक्टिस करने के लिए ये यूज होता है। जो रोल प्ले होता है किस लिए होता है, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर प्रैक्टिस करने के लिए यूज होता है, रियल पेशेंट केस को डीपली एनालाइज करने के लिए नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, केस स्टडी मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें रियल पेशेंट केस को क्या करते हैं, डिस्कस किया जाता है, स्टूडेंट इसके सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर को एनालाइज करते हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग सबसे अच्छी डेवलप होती है, जो किसमें होगी,
केस स्टडी मेथड में होगी। ओके, तो इसलिए केस स्टडी में क्या होगा, रियल केसेस मिलेगा। रियल केसेस में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जब डिस्कशन करेंगे तो उससे क्या होगी, हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि हम आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी रहेगा। ओके ओके एवरीवन, आज के लिए हम ये 6 क्वेश्चन ही रखेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज की क्लास को हम ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।